आंध्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुर्नूल, और कुर्नूल ज़िले की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुजाता होता है। सुजाता की एक बैंक जिसका नाम होता है एनबीएफसी बैंक, उसमें वो काम करती थी। एक दिन वो बैंक में जब काम करने जा रही थी तो साथ में अपनी बेटी को भी ले जाती है। बैंक में काम करने के दौरान वो कहती है कि तुम इंतज़ार करो, जैसे मैनेजर आएंगे मैं उनसे छुट्टी ले लूँगी, इतने में जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। बेटी बैठकर इंतज़ार कर रही थी और इसी बीच में बैंक का मैनेजर आ जाता है। बैंक के मैनेजर की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है जो सुजाता की बेटी होती है। जैसे ही सुजाता की बेटी को बैंक मैनेजर देखता है और देखते ही उसे प्यार हो जाता है। लड़की भी उसे उतनी ही नज़र से देख रही थी जैसे वो बैंक मैनेजर उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक दूसरे से नंबर भी ले लेते हैं। फ़ोन नंबर जब एक्सचेंज हो जाता है तो दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि जिस बेटी को बैंक मैनेजर से प्यार हुआ है वो शादीशुदा है। कोई नहीं जानता था कि जिस बैंक मैनेजर से उसकी बेटी को प्यार हुआ है माँ भी उसी से प्यार करती है। यानी कि माँ और बेटी उनका एक ही प्रेमी होता है, बैंक मैनेजर। और वक्त आराम से लंबा वक्त बीत जाता है। जब लंबा वक्त बीत जाता है तब उस बेटी की शादी की बात भी तय हो जाती है। अभी बेटी की शादी को 1 महीने का समय ही हुआ था कि 1 महीने के बाद ही उसके पति का खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। और जैसे ही कत्ल होता है तो उसके बाद फिर पुलिस उस कातिल को ढूंढने में जुट जाती है। तभी पुलिस को याद आता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर राजा रघुवंशी की उसी की पत्नी ने यानी कि सोनम रघुवंशी ने शादी के महज 12 दिन के बाद ही कत्ल करवा दिया था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ से कुछ न कुछ लीड मिल जाए, लेकिन पुलिस ने जब लीड मिलती है और खुलासा करती है तो यकीन नहीं हो रहा था। इस कहानी की गूंज भी सोनम की कहानी की तरह कई प्रदेश में फैल चुकी है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज की इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। तेलंगाना प्रदेश का एक ज़िला है जोगुलांबा, और यहीं का एक जगह लगती है गढ़वाल। गढ़वाल जगह का जो थाना क्षेत्र है उसी का एक जगह है राजविधि नगर। यहाँ का रहने वाला 30 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है तेजेश्वर लैंड सर्वेक्षण का काम करता था। और साथ यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है आंध्र प्रदेश के ज़िला कुर्नूल के एक स्ट्रीट पर। वहाँ की रहने वाली 25 साल की एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या होता है। ऐश्वर्या और तेजेश्वर उनकी रिश्तेदारों में आपस में बातचीत की और बातचीत करने के बाद एक रिश्ते की बात आपस में चलाई। जैसे ही दोनों परिवार में आपस में मिलते जुलते हैं, उसके बाद जो है ये तय करते हैं कि क्यों ना, अगर ये रिश्ता ठीक है, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हम शादी की बात करेंगे। दोनों परिवार वाले एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है कि कब बात सही रहेगी। सबसे पहली तारीख निकल कर आती है 13 फरवरी 2025 की। 13 फरवरी 2025 को इनका रिश्ता तय होता है और रिश्ते के लिए लड़का लड़की, उनके परिवार वाले और रिश्तेदार वाले आपस में सबको जुटना था एक जगह पर, और यहीं से एक रिश्ते की नींव रखी जाती है, शुरुआत होती है। अब जैसे ही यहाँ पर रिश्ते की बातचीत चल रही थी, आपस में लेन देन चल रहा था, आपस में जो भी बातचीत चल रही थी, तभी इस बीच में एक फैमिली ऐसी आती है जो इस लड़की यानी कि ऐश्वर्या को देखते ही रह जाती है, हैरान रह जाती है। तुरंत वो जाकर के माता पिता के पास, जो होता है तेजेश्वर, उसके माता पिता के पास जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ तुमने रिश्ता लगाया है वो रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हो सके तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। तेजेश्वर के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बातें उन्होंने सुनी थी। तभी वो कहते हैं कि आज तो रिश्ता लग रहा है, आज सारे मेहमान जुट रहे हैं, ऐसे में हम कैसे मना कर सकते हैं, करें तो क्या करें। उस दिन तो रिश्ता लग जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की वाले अपने घर जाते हैं, लड़के वाले अपने घर जाते हैं, तब तेजेश्वर के माता पिता अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा, आज हमने तुम्हारे रिश्ते में एक बात सुनी थी। तुम्हारी जो पत्नी है यानी कि होने वाली पत्नी है, दरअसल वो चरित्र की ठीक नहीं है, उसके बारे में कुछ ना कुछ अजीब बातें सुनने को मिली थी, हो सके तो इस रिश्ते को तोड़ दो, ख़त्म कर दो। तेजेश्वर ने जैसे ये बात सुनी, तेजेश्वर को बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है। वो अपने माता पिता की बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए सीधे उसने ऐश्वर्या को फ़ोन लगा लिया और फ़ोन लगाने के बाद उससे पूछ लिया कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सुना है। ऐश्वर्या ने ऐसी बातें की कि उसकी बातों में तेजेश्वर पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, और तेजेश्वर को ऐसा लग रहा था जैसे कि जो भी कहानी उसके रिश्तेदारों ने सुनाई है वो शायद जले हुए थे, भुने हुए थे, चिढ़े हुए थे, परेशान थे। शायद इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिश्तों को लेकर खुश नहीं होते। तेजेश्वर के दिमाग में भी कुछ इसी तरह की बात फिट हो जाती है। इसके बाद ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तेजेश्वर के माता पिता हर बार एक ही बात कहते थे कि बेटा, हो सके तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, तोड़ दो,
लेकिन तेजेश्वर जैसे जैसे ख़त्म करने की बात आती थी तो उन दोनों के बीच में फ़ोन पर बहुत सारी बातचीत शुरू हो जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है और वक्त जैसे आगे बढ़ता है तो ये पंडित जी के माध्यम से एक तारीख निकल कर आती है, 18 मई 2025 की तारीख कि इसमें शादी होनी है। शादी समारोह के लिए दोनों परिवार आपस में खरीदारी कर रहे थे, मिल रहे थे, क्या लेना है क्या देना है, सब कुछ ये बात सब चल रही थी। लेकिन इसी बीच में खबर लगती है कि 13 मई 2025 को जो ऐश्वर्या होती है अचानक से लापता हो जाती है। अब उसके लापता होने की खबर जब उसके माँ बाप भाई इन लोगों को पता चलती है तो उन्होंने उस लड़की को हर जगह तलाश करने की कोशिश की कि आखिरकार कहीं तो वो लड़की मिल जाए। 13 मई बीत जाती है, 14 मई बीत जाती है, 15 मई बीत जाती है, 16 मई की देर शाम को आखिरकार अचानक से ही ऐश्वर्या वापस आ जाती है घर। और जैसे ही ऐश्वर्या वापस आती है तो घर वालों ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन उसने बताया नहीं कि आखिरकार वो कहाँ गई थी। इसी बीच में लड़के का फ़ोन आता है, लड़का साफ साफ कहता है अगर तुम्हें शादी से कोई ऐतराज़ है तो शादी नहीं करते हैं, लेकिन तुम इस तरह से अचानक से बिना बताए कहाँ चली गई। वो कहती है कि मुझे ये पूरी जानकारी है कि तुम्हारे घर वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, हमारे घर वाले कहाँ से ला के देंगे। कुछ इसी तरह की वो कहानी गढ़ती है। कहानी गढ़ने के बाद फिर से तेजेश्वर अपने माता पिता पर हावी हो जाता है और वो कहता है कि शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूंगा और किसी से नहीं करनी है। आखिरकार 18 तारीख की बात तय थी, 16 को वो वापस आई थी, 16 मई 2025 को बीज पुल्ली एक जगह लगती है, वहाँ पर अनंजनीय एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर आखिरकार शादी समारोह हो जाता है। शादी में परिवार वाले, रिश्तेदार और जो बुलाए हुए मेहमान वगैरह थे सब आते हैं, धूमधाम से शादी होती है। शादी के अगले ही दिन दुल्हन का जो रवैया था बिल्कुल बदल गया था, ऐसे का ऐसे हो गया था। अब जो तेजेश्वर था वो अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी पत्नी ऐश्वर्या ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया और वो कुछ अजीब तरह की बातें करने लगती है। उसी के सामने वो फ़ोन पर बातें भी कर रही थी। जब ये बात उसने तेजेश्वर ने देखी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो उसके माता पिता कह रहे थे, काश उसने ये बात मानी होती तो शायद उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। 18 को शादी होती है, 19, 20, 21 इस तरह से लगातार दिन बीत रहे थे और कब कैसे एक महीने का समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन उन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध नहीं बनते हैं। आखिरकार 17 जून की वो तारीख आती है। 17 जून को एक घर पर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि लैंड का सर्वेक्षण करना है और जैसे सर्वेक्षण की बात आती है तो इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। 3 लोग आते हैं कार लेकर, ये कार में बैठता है और चला जाता है, उसके बाद फिर लौट कर वापस नहीं आता। घर वाले जब तेजेश्वर के लिए बातचीत करना चाह रहे थे उसके फ़ोन पर बात, लेकिन उसका फ़ोन नंबर बंद आ रहा था। आखिरकार घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी जो उसका भाई होता है तेजेश्वर का, तेजवर्धन, वो सीधा पहुंच जाता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन गढ़वाल में जाता है और जाकर कहता है कि उसका भाई आज दिन में निकला था और वो अचानक से लापता हो चुका है, आप ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। पुलिस ने गुमशुदगी में तो FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से जो भी है पूरी तमाम कोशिश की, लेकिन तेजेश्वर का कहीं अता पता नहीं चलता है। अब जब तेजेश्वर का पता नहीं चलता तो परिवार वालों की मुश्किलें जो हैं बढ़ती जाती हैं। आखिरकार 18, 19, 20, 21 ये जून बीत जाता है। तभी 21 जून 2025 को आंध्र प्रदेश के नांदयाल ज़िले का एक पनियम एक पुलिस स्टेशन लगता है और इसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में सुगाली मेटा एक जगह लगती है। वहीं पर HNSS एक नहर होती है, नहर में एक लाश मिल जाती है और जैसे ये लाश मिलती है उसके बाद फिर पुलिस सक्रिय हो जाती है। पुलिस ने आसपास के जितने भी थाने थे, जितने भी जगह थी, सब में एक फ्लैश मैसेज दे दिया और कहते हैं कि एक लाश मिली है और उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है। तभी तेजवर्धन मौके पर पहुंचता है और जो लाश मिलती है उसके कपड़े वगैरह देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके सगे भाई की ही लाश है। रोना पीटना शुरू हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वालों के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश वो शादी ना करता तो शायद ये बात ना होती और वो बच जाता। इसी बीच में कुछ लोग कहते हैं कि साहब इंदौर एक शहर है जो कि मध्य प्रदेश में लगता है, वहाँ पर शादी के बाहर 12 दिन बाद ही दुल्हन ने दूल्हे का कत्ल करवा दिया था। उसका बीवी का ही इसमें कहीं ना कहीं हाथ था। अब इस तरीके की बात आती हैं। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। सड़ी गली उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से गला रेत दिया गया था। आखिरकार पुलिस ने सभी एंगल पर जांच की, चाहे वो दुश्मनी का हो, चाहे वो ऑफिस का एंगल, लेन देन का एंगल हो, आस पड़ोस के हों या फिर घर परिवार का हो, सभी एंगल पर जब जांच पड़ताल कर रही थी लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं मिल रही थी। तभी पुलिस ने जो ये नई नवेली दुल्हन थी जिससे 1 महीने पहले शादी हुई थी ऐश्वर्या, उसकी जो CDR निकलवाई जाती है, तो CDR निकलवाने के बाद यकीन हो रहा था। दरअसल
वो एक व्यक्ति है जो कि NBFC बैंक का मैनेजर होता है, जिसका नाम थ्रुमाला राव होता है। वो शादीशुदा व्यक्ति, उससे इसने कुछ ही दिनों में 2000 से ज़्यादा बार बातचीत की थी, यानी कि 2000 बार कॉल किया था। बस पुलिस ने कहा कि इससे तुम्हारा क्या संबंध है बैंक मैनेजर से। वो जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो उससे प्यार करती है, इस शादीशुदा व्यक्ति से। लेकिन जब पुलिस ने CDR निकलवाई तो उस बैंक मैनेजर की CDR निकलवाई जाती है, और जब बैंक मैनेजर की CDR निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि वो सुजाता से भी बात करता है, ऐश्वर्या से भी बात करता है। सुजाता से भी प्यार उससे है, और बैंक मैनेजर का दोनों माँ बेटी से जो है प्रेम संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से, तीनों बल्कि एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसी बीच में जब पुलिस ने ये जांच पड़ताल करना शुरू किया है, आखिरकार बेटी को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल 2 लाख रुपए दिए गए थे नागेश, राजू और परशुराम को, हायर किया गया था। ये कातिल होते हैं, इनको हायर किया गया था। वो घर आते हैं और भूमि का सर्वेक्षण करने के नाम पर ये इस तेजेश्वर को घर से लेकर जाते हैं। अभी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर गई थी गाड़ी कि रास्ते में जाते ही उसका गला रेत दिया जाता है, और गला रेतने के बाद उसके आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के HNSS नहर में फेंक दिया जाता है। हालांकि उसकी लाश को ज़मीन में दफनाने की बात की जा रही थी, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने सीधा लाश को नहर में फेंक दिया ताकि वो बहकर कहीं दूर चली जाए। और उसके बाद जब पुलिस को लाश मिलती है तो पुलिस सक्रिय हो जाती है। आखिरकार ये पता चलता है कि माँ और बेटी ने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर तीनों ने ये कत्ल कराया था। लेकिन पूछा जाता है कि कत्ल क्यों कराया था, इसके पीछे क्या वजह थी। वो बैंक मैनेजर खुद शादीशुदा होता है, इसीलिए वो शादी तो नहीं करना चाहता था। जैसे ज़िंदगी पहले से जी रहे थे वैसे ही जी रहे थे, लेकिन जो तेजेश्वर के नाम की ज़मीन थी उसका जो हिस्सा था, मौत के बाद सीधा सीधा उसकी पत्नी ऐश्वर्या को ही मिलना था। इसीलिए ये प्लान बनाया गया कि तुम शादी तो कर लो तेजेश्वर से और उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। ठीक प्लान के हिसाब से हत्या कर दी जाती है, और लेकिन कत्ल करने वाला या फिर क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। पुलिस ने इस मामले में पूरी ईमानदारी से तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद दुल्हन को भी हिरासत में लिया और उसकी मां को भी हिरासत में लिया, और जो 3 किराए के कातिल थे नागेश, राजू और परशुराम, उनको भी हिरासत में ले लिया है। लेकिन जब हम इस कहानी को सुना रहे थे तो बैंक मैनेजर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, वो पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। आखिरकार पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, आखिरकार उसकी कितनी भूमिका है, उसने 2 लाख में उसके कितना हिस्सा है, कितना नहीं है, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन ऐश्वर्या ने जिस तरह से शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति का कत्ल कराया, तो पुलिस को ये कहानी याद आती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहाँ पत्नी ने अपने पति का कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल कराया था। फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है, और कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ कहीं ना कहीं तेजेश्वर की जो बुद्धि थी वो उसके विनाश की तरफ लेकर जा रही है। वो जो उसके घर वाले, उसके भाई, उसके परिवार, माता पिता, रिश्तेदार जो कह रहे थे वो जस्ट अपोजिट कर रहा था, और शायद इसलिए वो मौत के गाल में जाकर समा जाता है। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और कहते हैं कि अगर माँ बाप, परिवार के लोग कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें इस तरह से जज्बाती नहीं होना चाहिए जिस तरह से ये तेजेश्वर ने जज्बाती पने से काम लिया। जो माँ बाप कहते थे तुरंत जाकर वो ऐश्वर्या से बातचीत कर लिया करता था। शादी से पहले ऐश्वर्या उससे इस तरह से ऐसी बात कर रही थी जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। जब भी बात करती थी तभी वो तेजेश्वर को अपने पूरे प्रभाव में ले लेती थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।